नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं नेहा। आज हम ईडी पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनय जोशी के साथ। जोशी जी, आप बताइए ईडी क्या है और इसका क्या अधिकार है? नमस्कार नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस समय पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ईडी के साथ किया उसको लेकर ईडी चर्चा पे है। प्राथमिक जानकारी देने के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ईडी क्या है? प्रवर्तन निदेशालय जो होता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है। उसके अधिकार के अंदर कोई भी संस्था जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से गबन करती है या काला धन कमाती है या काला धन इकट्ठा करती है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी को है। ईडी का जो कानून है वो धन शोधन अधिनियम के तहत ये कार्रवाई करती है, जिसको पीएमएलए बोलते हैं। और ये कानून 2002 में बना था। पीएमएलए का कानून 2002 में बना और भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश डालने के लिए ये ईडी का कानून बना था। क्या कोई राजनीतिक अधिकारी ईडी की कार्यवाहियों को रोक सकता है या फिर इनमें बाधा डाल सकता है? कोई भी राजनीतिक अधिकारी हो, राजनेता हो या राजनीतिक अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी ईडी की कार्रवाई में बाधा नहीं डाल सकता। धन शोधन अधिनियम लागू हुआ 2005 के अंदर और 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस समय यूपीए सरकार ने ये सोचा कि देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग इनडायरेक्ट रूप से इनकम कर रहे हैं, ऐसी इनकम जो रिकॉर्ड पर नहीं आती उसको ईडी रिकॉर्ड पर लाती है। अपने संसाधनों के माध्यम से, जांच के माध्यम से शोध करके जो अप्रत्यक्ष रूप से कमाया जाता है, जो सीधे कमाई होती है, सीधे कमले जो इनकम में घपला किया जाता है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स कार्रवाई करता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट रूप से कमाते हैं, जो इनडायरेक्ट रूप से कमाकर पैसा को इकट्ठा करते हैं, उसकी सबूत ईडी इकट्ठा करती है और ईडी इकट्ठा करके पीएमएलए कानून के तहत ये कार्रवाई करती है। उसमें इसको किसी भी राज्य को या कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई अधिकारी हो, उसको इसमें बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप ये बताइए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कैसे कार्रवाई करती है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। ईडी पहले अपने आधार पर जिनकी शिकायत होती है, जिन पर उनको शक होता है, वो खुद अपनी आधार पर उसकी जांच करती है। जांच इकट्ठी करके सबूत इकट्ठे करती है और सबूत एकदम ठोस होते हैं। कोई भी आदमी ये कह दे मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन उसने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी उससे सीधे दूसरे का नाम बेच दी। 10 लाख में ज़मीन खरीदी और दूसरे को 15 लाख में बेच दी। जिससे ज़मीन खरीदी उससे बेचने वाले का नाम रजिस्ट्री करा दी और बीच में 5 लाख रुपए वो खुद खा गया। तो जो 5 लाख रुपये वो खाया है उसको ईडी पकड़ती है। ईडी इसके शोध करती है कि ये आदमी कब से संपर्क में आया, इसने कैसे पैसे लिया इससे। और इतना ठोस प्रमाण होते हैं नेहा जी कि कोई किसी भी व्यक्ति के पास में उसका कार्ड नहीं होता। ईडी पूरी मजबूती से कार्रवाई करती है, बहुत शोध करके कार्रवाई करती है और उसके प्रमाण रखती है, उसके दस्तावेज रखती है, उसकी आवाज़ रखती है, उसका संपर्क कब से हुआ, उसकी पूरी जानकारी ईडी के पास रहती है। इसलिए कई बार देखा होगा कि राजनेता ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। जैसे मान लो जिस आदमी ने 10 लाख की ज़मीन खरीदी और दूसरे को 15 लाख में बेच दी, बीच के 5 लाख रुपए ने अपने पास रख लिए, तो रिकॉर्ड पे वो नहीं आया, क्योंकि जिससे ज़मीन ली थी और जिसको बेची थी उसने उसके नाम रजिस्ट्री करा दी। फिर बीच के व्यक्ति ने जो 5 लाख लिए, वो उस ऐसे व्यक्ति को ईडी पकड़ती है, उनका सबूत इकट्ठे करती है और इसको ईडी को छापा मारने का अधिकार है, गिरफ्तारी करने का अधिकार है, संपत्ति सीज करने का अधिकार है। पूरा अधिकार, उस अधिकार के अंदर कोई भी आदमी, उसमें कोई भी राजनेता हो, कोई अधिकारी हो, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
तो जोशी जी आप बताइए, ममता बनर्जी ईडी की कार्यवाही भी क्यों कूदी और उनका ऐसा करना सही था? बहुत बढ़िया कहा आपने। ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में जो किया है वो बिल्कुल कानून के विरुद्ध किया है। किसी भी राज्य को भारत सरकार के कानून में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। इससे तो सीधा सीधा साफ साफ रूप से अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर इसी तरह कोई कानून का हाथ में लेकर कोई पावरफुल व्यक्ति, चाहे वो पद पे पावरफुल हो या गुंडागिर्दी में पावरफुल हो या उसके बाद धन बल हो या शस्त्र हो, तो वो तो सब पर हमला करेगा, वो तो कार्रवाई करने ही नहीं देगा। फिर भारत सरकार का मतलब क्या रहा? ईडी को पूरी स्वतंत्रता दी है 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, जो इनका गठबंधन था, उन्होंने उनको शक्ति दी है। आज अगर सीबीआई या इनकम टैक्स या ईडी कोई कार्रवाई करती है तो किसी न किसी राज्य में जाके कार्रवाई करेगी। भारत सरकार का कोई अलग से राज्य थोड़ी होता है। भारत सरकार के अधीन सारे राज्य होते हैं, उसको कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा किया है तो ममता बनर्जी क्यों कूदी? बहुत बढ़िया बात कही। जिस कंपनी के लिए ममता बनर्जी कूदी है वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करती है, कांग्रेस के लिए भी काम कर चुकी है, आप पार्टी के लिए भी काम करती है, ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के लिए काम करती है। तो केवल टीएमसी के लिए काम कर रही थी ऐसा तो है नहीं, और दलों के लिए भी काम करती है। प्रतीक जैन और दलों के लिए भी काम करता था। अगर ये सब और दलों के लिए काम कर रहा था तो फिर ममता बनर्जी को ही क्यों कूदना पड़ा? नेहा जी, ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि मेरी पार्टी के डाटा चुरा रहे थे, ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी डाटा चुराना चाह रही है। अरे डाटा तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ले लेंगे, इसमें चुराने क्या जरूरत पड़ रही है? डाटा कौन सी छिपी चीज़ है क्या? अच्छा, जो कंपनी में कोई आदमी काम कर रहे हैं तो क्या उसमें एक दो आदमी काम है क्या? उसमें 100-200 लोग काम करते हैं ना, तो वो उनके डाटा कहीं जाते नहीं है क्या? किसी को लेना होगा, उसके लिए ईडी के लिए क्यों भेजेगा? वो तो किसी से बुला के ले लेगा। कुल मिला के ममता बनर्जी ने जो काम किया है, कहीं न कहीं ममता बनर्जी की गर्दन फंसी है इस ईडी की कार्रवाई में। नहीं वरना कोई मुख्यमंत्री, अच्छा पार्थ मुखर्जी का जब रेड डेली ईडी की, तब ममता बनर्जी क्यों नहीं आई? वो भी तो इन्हीं की पार्टी के नेता थे, उन्हीं के मंत्री थे, तब तो ममता बनर्जी नहीं आई। इसके मतलब इस बार ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी की गर्दन उसमें फंसी है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है। तो जैसे कि आपने बताया उसके अनुसार बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग पर राज्य सरकार को कोई अधिकार होता है क्या? बिल्कुल कोई अधिकार नहीं होता। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कहीं पर भी जाकर कार्रवाई कर सकते, देश के किसी भी राज्य में जाकर, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उसमें बल्कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका सहयोग करें। अगर राज्य सरकारें या चुने हुए मुख्यमंत्री ही जो संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं, वही अगर संविधान का उल्लंघन करने लग जाएंगे, वही संविधान को नहीं मानेंगे, तो फिर संविधान को मानेगा कौन? फिर भारत सरकार का औचित्य क्या रहा? ये तो नेहा जी, अगर कोई राज्य सरकार ईडी पे, सीबीआई में या इनकम टैक्स की कार्रवाई में बाधा डालती है और सीधे रूप से भारत सरकार को चुनौती देती है, वो राज्य सरकार की संप्रभुता को खत्म करने का प्रयास करती है या अपने आप को अलग बताने की कोशिश करती है कि हम भारत सरकार से अलग हैं, मेरे पास अलग से अधिकार है। अरे संविधान में जो अधिकार है वही तो अधिकार आपके पास रहेंगे, उसके बाद तो अधिकार आपके पास आएंगे कहाँ से? तो अब आप ये बताइए कि आगे क्या होने वाला है? देखो, दोनों ईडी भी हाई कोर्ट गई है और ममता बनर्जी भी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में इतना हो हंगामा किया कि न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि मैं इस हवाला के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकती, और उन्होंने 14 तारीख तक के लिए इसमें तारीख दे दी। उधर ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई है। जो कानून के जानकार लोग हैं वो तो ये कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जो कार्रवाई आम आदमी होगी वही कार्रवाई ममता बनर्जी के खिलाफ होगी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय में छापा डालने का, गिरफ्तारी करने का, संपत्ति जब्त करने का, कुर्की करने का, ये सारे अधिकार तो हैं। लेकिन अगर कोई काम में बाधा पहुंचाते हैं तो उनको फिर
आईपीसी की धारा में जाना पड़ेगा, सीआरपीसी की धारा में जाना पड़ेगा, उसके तहत उनको वहाँ मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। अब वो मुकदमा दर्ज तो जब डीजीपी खुद गए हैं, मुख्यमंत्री खुद जिस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से ईडी को कोई राहत तो मिलेगी नहीं। अब इनको राहत देगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या इस समय बहुत बड़ा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सारे देश की निगाह अब न्यायालय के ऊपर टिकी हुई है कि देश का जो सुप्रीम न्यायालय है वह इस तरह के अपराध करने वाले नेताओं के खिलाफ कौन से एक्शन लेंगे, ये नज़ीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी इसमें फैसला देगा वो देश के लिए एक नज़ीर बनेगा। अगर इसमें कार्रवाई हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति सीबीआई में, ईडी में या इनकम टैक्स में हाथ तो डालेगा ही डालेगा नहीं, किसी हालत में हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो कोर्ट के अंदर भी जाके उपद्रव नहीं मचाएगा। अब आप बताइए, कोर्ट को इन्होंने अपना अखाड़ा बना लिया, वहाँ जाके इतना शोर शराबा कर रहे हैं कि वहाँ के न्यायाधीश को ये कहना पड़ा कि इतनी शोर शराबे में मैं इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। अब आप ये बताइए, आज तक कभी ऐसा सुना है? ना तो कभी आपने सुना होगा, न मैंने कभी मेरे 32 साल के इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी मैंने नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ऐसे भग कर गया हो और उसने ईडी के खिलाफ, इनकम टैक्स के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो। ये एक देश के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। आपको ये परिचर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।